हाय, हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। ये हमारा आदिकाल का अंतिम प्रकरण है, फुटकल रचनाएं। तो आज हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आदिकाल में कौन कौन से प्रकरण थे। आइए, सबसे पहले हमने पढ़ा था सामान्य परिचय, प्रकरण 2 पढ़ा था भ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देशभाषा काव्य। जिसने अभी तक ये तीनों क्लास नहीं देखी है वे जाकर देख ले। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मैं अपनी सभी वीडियो के लिंक यहाँ पर शेयर करती हूँ। साथ ही मेरी सभी क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। मैं आपको बता दूं जहाँ पर जॉब है इसमें हमें फुटकल रचनाएं में मिलेंगे अमीर खुसरो और विद्यापति पढ़ने को मिलेंगे। उससे पहले ये इन्होंने एक पेज का एक तरह से भूमिका बताई है कि हम आगे क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे हमारा वीर गाथा काल समाप्त होता है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। मैं आपको बता दूं ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? जेआरएफ 2019 के पेपर में ये पूछा गया था, ये कोटेशन आई हुई थी जैसे पुराना चावल वाली, और पूछा गया था ये आदिकाल के किस प्रकरण में है। तो याद रखिएगा प्रकरण 4 में। तो इसीलिए मैं आपको ये बुक पढ़ा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। ये बताते हैं कि जैसे हम पश्चिम की बोलचाल का जो नमूना अमीर खुसरो की रचनाओं में पाते हैं उसी प्रकार पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। यानी पश्चिम का तो हमें नमूना मिलता है खुसरो की रचनाओं में और पूर्व का नमूना हमें मिलता है विद्यापति की पदावली में। आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य गठित कर दिया। मतलब फिर आगे चलकर भक्ति काल के कवियों ने भी प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य गठित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो को। मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो, याद रखिएगा। और इसकी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ते हुए चलनी है, समझते हुए चलनी है, और ये इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1259 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। यानी पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष बाद खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना करना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने गयासुद्दीन बलबल से लेकर अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इम्पोर्टेंट है, कोटेशन पूछी जाती है शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है, याद रखिएगा अमीर खुसरो के विषय में। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। आगे बढ़ते हैं। ये बड़े ही विनोदी मिलनसार और सहृदय थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। यह भी इम्पोर्टेंट है।
आगे चलते हैं। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुखड़ियाँ प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं, अमीर खुसरो जो है पहेलियाँ और मुखड़ियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। याद रखेगा, ये कोटेशन आई हुई थी, पूछा गया था खुसरो के बारे में शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है। 4-5 पॉइंट में दिया हुआ था। एक पॉइंट में ये था, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। एक में था, इनमें उक्ति वैचित्र्य का अभाव है। तो याद रखेगा, इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। तो ऐसे शब्दों को घुमा फिरा के देते हैं। यानी उसमें पूछा गया था कि ABCD दे के इनमें कौन कौन से पॉइंट सही है, तो उसमें इनमें उक्ति वैचित्र्य का अभाव है ये लिख दिया था। यानी वो हमारा आंसर नहीं था। तो आप याद रखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। इसमें लाइन बाय लाइन इम्पोर्टेंट है खुसरो की। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। आगे बढ़ते आगे देखेंगे। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी 2 प्रकार की भाषाएं पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियाँ, मुखड़ियाँ और 2 शकुनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कई कई ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। ये बता रहे हैं खुसरो की 2 प्रकार की भाषाएं मिलती है। पहली मिलती है ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा मिलती है, और दूसरी हमें मिलती है ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा। याद रखिएगा। आगे पढ़ते हुए चलते हैं। यदि ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी दरस रूप उर्दू निकल पड़ी। आगे बढ़ते आगे देखेंगे। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रसिद्ध और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जागीर के समय से हुआ था। आपको पता होगा कि जब हमारे देश में तंबाकू का प्रचार किसके राज्य से हुआ था, किसका, जब जागीर के समय से हमारे यहाँ पर तंबाकू का प्रचार शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सूरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। आगे बढ़ते। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिलती है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घड़ी बराबर घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चलिया समाया। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। ये बता रहे हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था। किस प्रकार? उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। मैं आपको बता दूं, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि ये किसने कहा है। याद रखिएगा, शुक्ल जी की ये कोटेशन है। आगे बढ़ते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक के थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कबीर की अपेक्षा वाला इम्पोर्टेंट है। ये दोनों तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे खुसरो की जो पहेलियाँ है जो शुक्ल जी की बुक में दी गई है, ये इम्पोर्टेंट है, आप देखते ही चलेंगे। सबसे पहली पहेली देखेंगे हम। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पहेली का आंसर है आकाश। अगली पहेली देखेंगे। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका आंसर है दिया बाती। अगली हम पहेली देखेंगे। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। पायजामा। औरत तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, या तो ये पहेली दे देंगे और इसका आंसर पूछ लेंगे, या ये पंक्ति दे देंगे और पूछ लेंगे किसकी है। तो याद रखिएगा खुसरो की ये पहेलियाँ। हमारी जो ये सब पहेलियाँ है ये सब खड़ी बोली में लिखी गई है, याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना। आगे बढ़ते आगे देखेंगे। आ गया ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। ऊपर के शब्दों में यानी जो हमने अभी पीछे पहेलियाँ देखी, अब देखते हैं अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। अब ये जो हमारी पंक्तियाँ है ये ब्रजभाषा में लिखी गई है, देखते हैं। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को बानी, तनवा को सगरा जो पानी। ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। ये दोनों बस आप एक बार पढ़ लेना, इन्हें नज़र से देख लेना एक बार, इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में है। ये अब हमारी ये भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। और मैं आपको बता दूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीठ को, दो भई एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने, रेन बही चौदेश। ये वाली जो पंक्ति है वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, पूछा जाता है इस पंक्ति के बारे में कि किसके लिए लिखी गई थी। तो इन्होंने अपने गुरु की थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर यह पंक्ति लिखी थी। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है किसकी मृत्यु पर यह पंक्ति लिखी थी। अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किसकी पंक्ति है, याद रखिएगा खुसरो की। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी पाल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरागिन मोही डस डस जाए। इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उज्जवल बरन वाली इंपॉर्टेंट, गोरी सोवे सेज पर, इसमें ये भी याद रखना है ये इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। और अगली पंक्ति मोरा जो अपना लवेलरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे पंक्ति। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी वक्स पीर, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली पंक्ति हम देखेंगे इसके बाद। अगली है जेहाल मिस्की मकुन, तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतिया, की ताबे हिजरा, न दारम एजा, न लेहू खाए लगाए छतिया। ये वाली हमारी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम पढ़ेंगे विद्यापति। अब तक हमने पढ़ा अमीर खुसरो। फुटकल रचनाएं में हमें दो रचनाकार पढ़ने को मिलते हैं, अमीर खुसरो और विद्यापति। अब हम विद्यापति पढ़ना शुरू करते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। जब मैंने आपको अपभ्रंश काव्य पढ़ाया था, जब आपको बताया था इनकी दो रचनाएं अवहट में लिखी गई है, कीर्तिलता कीर्ति पताका, तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। विद्यापति की रचना है पदावली, उसमें इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, तो याद रखिएगा विद्यापति। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज गिरियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर आलम
अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर ले। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। खड़ी बोली बांगरू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, वैशवाड़ी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। कहते हैं इतनी भाषाएं हैं और ये सभी हिंदी के अंतर्गत आती है और सब बोलने वाले एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। आगे चलेंगे। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। आगे हम पढ़ेंगे, ये वाला इम्पोर्टेंट है। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशाल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, याद रखेगा। पूछा जाता है क्योंकि अलग अलग राइटर, कोई तो इन्हें शैव मानता है, कोई इन्हें रहस्यवादी कवि मानता है, कोई इन्हें भक्त कवि मानता है। तो याद रखेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शैव माना है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको बता दूं, ये वाली कोटेशन इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीचे वाली जो हमारी कोटेशन है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के, ये इम्पोर्टेंट और इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, आप याद रखिएगा, इन्हें नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कोटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है। एक तो आता है कोटेशन किसने कही है, शुक्ल ने, और ये पूछा जाता है किसके विषय में शुक्ल जी ने ऐसा लिखा है, तो याद रखेगा विद्यापति के विषय में। आगे बढ़ते हैं। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पर नहीं, बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। ये बता रहे हैं कि सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। लीलाएं करना कृष्ण भक्ति का हमेशा एक प्रधान अंग माना जाता है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई है, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इनके दो पद मिलते हैं, एक ये सरस वसंत वाला और ये काली कैल वाला। इसमें जो शुरू की दो लाइन है ना, दोनों की वे इम्पोर्टेंट है, तो आप ये नोट कर लेना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये वाली भी, इसमें शुरू की दो लाइन, काली कहल पिया सांझिरे, जाई भी मई मारू देश, मोहे अभागिली नहीं जानल रे, संग जई तवे जोगिनी बेश। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा जो है आदिकाल समाप्त होता है, विद्यापति हमारा समाप्त हो गया। अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 4 में ही बाद में विद्यापति के बाद एक बार थोड़ा सा इसका एक तरह से उपसंहार दिया है कि हमारा ये वीरगाथा काल समाप्त हो रहा है। आइए देख लेते हैं। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर
हो गया। ये बता रहे हैं कि हमारा जो है वीरगाथा काल समाप्त हो गया, उसके बाद मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया। यानी अब हमारा धीरे धीरे भक्ति काल आगे बढ़ेगा। और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली गई। मैंने बताया था जनता की चित्तवृत्ति बदलेगी तो साहित्य में भी परिवर्तन आएगा। सबसे पहले प्रकरण 1 में हमने ये पढ़ा था। मुसलमानों के न्याय जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ तो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इन शॉर्ट इन्होंने बताया कि जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा भी दूसरी ओर चलने लगी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि अमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। यही बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी प्रकरण 1 में, कि ये नहीं है कि एक प्रकार की रचनाएं हो रही तो वो एक समय तक है, उसके बाद तुरंत बंद हो गई, धीरे धीरे बंद होती है, आगे भी मिलती है उस परंपरा की रचनाएं। वो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं, पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए, यानी आगे भी वीर काव्य लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, धीरे धीरे मतलब बहुत कम मिलने लगे हमें धीरे आगे जाके, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। यहाँ पर हमारा प्रकरण 4 समाप्त होता है, आदिकाल यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी बच्चा यदि हायर एजुकेशन का एग्जाम दे रहा है तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जल्दी इस बुक से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि ये बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कल को रविवार को मॉडल पेपर 2 लेकर आ रही हूँ। फर्स्ट पेपर आप सबको बहुत पसंद आया, उसके लिए धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगी 2nd पेपर भी, मॉडल पेपर भी हमारा बहुत अच्छा हो, मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँ। आप इसे ज़रूर देखना। साथ ही अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और हमारी क्लास की PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।